नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दा से पहले आप सभी को छठ व्रत की आज से शुरुआत होने वाले इस पावन पवित्र पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भास्कर और छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे, हित मित्र रिश्तेदार और परिवार जनों समेत सदैव बना रहे, यह प्रार्थना करते हैं। और चर्चा करते हैं आज कि बिहार का चुनाव अब पूरे शबाब पे है। पहले चरण और दूसरे चरण का भी अब नामांकन का प्रक्रिया समाप्त हो गया है। नाम वापसी अभी का रह गया है और उसके बाद अब यह फाइनल नतीजे तक और मतदान तक जाएगा। 1 महीना हो गया है चुनाव का ऑफिशियल प्रचार करते हुए। 15-20 दिन से तो खैर नोटिफिकेशन ही जारी हो गया है लेकिन अभी तक मैंने ना तो किसी नेता के चुनावी घोषणा पत्र में, राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र में या नेता के चुनावी सभा में कोई जरूरी मुद्दा सुना देखा जिस पर मैं प्रथम दृष्टया कहूं कि हाँ, यह मुद्दा होना चाहिए बिहार के बेहतरी के लिए, यह नेता होना चाहिए बिहार के लिए और बिहार की बेहतरी के लिए। जो परंपरागत पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, राष्ट्रीय, इन सब ने तो अपने अपने हिसाब से अपने पेट फॉर्मेट बना रखे हैं कि वो उसी को डालेंगे। उस पर चर्चा करके वीडियो लंबा नहीं करेंगे, छोटा वीडियो बनाए लेकिन महत्वपूर्ण बनाए। एक नई पार्टी आई है, वो मुझे लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल का कार्बन कॉपी है और वो उसी तरह का धोखा बिहार को देगी और बिहार के लोग भी अब करीब करीब बात जानने मानने लगे हैं, क्योंकि वो कुछ चीज दिख रहा है, पूत के पांव पालने में दिखते हैं ना। जैसे वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह से जो मैं कहूं वही सही वाला नीति अपना रहा है। वो जिसको कह रहे आप उसको अपराधी मान लीजिए, काउंटर क्वेश्चन अगर उससे किया जाए तो वो कहेगा कि हम आपको जवाब नहीं देंगे, जो मर्जी कर लीजिए, जो लिखना लिख लीजिए। मतलब जो एरोगेंस उसमें दिख रहा है, उसे लग रहा है कि उसका राजनीतिक भविष्य कोई बहुत शानदार उज्जवल है नहीं, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि मेरा आहार ही घमंड है, मैं और कुछ नहीं खाता, घमंड ही खाता हूं। और जब घमंड हो जाता है तो समझ ले कि वो मेरा आहार बन जाता है। तो उस पर क्या चर्चा करें, लेकिन मैं कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं यह नहीं करना चाहूंगा कि भाई तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बना दिया तो बाकी लोग नाराज हो गए। मैं ये कल वीडियो बना चुका हूं और एक ही मुद्दे पर 2 वीडियो नहीं बना सकता। इतना महत्वपूर्ण ना तो मुकेश सहनी है और न ही तेजस्वी यादव है। मेरा अपना मानना है कि भाई चुनाव प्रचार में 2-3 बातें अवश्य उठे। अगर घोषणा पत्र में नहीं आया है, भाषणों में नहीं आया, तो जनता ये उठा दे। नेता तो अब आज ये मौका है जब सितारे जमीन पर है, नहीं तो ये फिर आपको नहीं मिलेंगे। आप इनको देखने के लिए तरह जाएंगे। जब आप इनके घर जाएंगे, दरवाजे पर लिखोगे कुत्तों से सावधान, मिलने का टाइम सुबह 7 से 8, तो अभी ये आपसे बिना टाइम मिलेंगे, बेमतलब मिलेंगे। आप नहीं चाहेंगे तब भी मिलेंगे। तो यह मौका है जब आप उनसे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि बिहार में अब तक जो मुख्यमंत्री हुए, इधर 90 के दशक के और बाद वाले, उन्होंने लेबर सप्लाई का ही काम किया, फैक्ट्री बनाने का काम क्यों नहीं किया? यह विचार क्यों नहीं हुआ? आज कुछ जनसभाओं में तेजस्वी, जो कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि भाई कंपनी गुजरात में और विक्ट्री बिहार में, यह नहीं चलेगा। मुझे बड़ा सुनने में अच्छा लगा, लेकिन क्या यह बात वो अपने माता पिता से कहे? 15 साल तो उनके माता पिता भी सरकार थे, तो कितने कंपनियों का फीता काटा, कितने कंपनियों का नारियल फोड़ा? अगर नहीं फोड़ा है तो फिर इनके सर पर क्यों नारियल फोड़ रहे हो? तुम अपने पिताजी से पूछते, तुम अपने माताजी से पूछते कि माताजी पिताजी दोनों लोग मिलकर करीब करीब 15-16 साल सरकार चलाए हैं, उसमें से कितने कंपनी का नारियल फूटा है? बल्कि आपके कुरीतियों से, आपके खौफ से और कानून व्यवस्था की लचर और वाहियात स्तर तक पहुंच जाने से कंपनी में काम करने वाले लोग और कंपनी चलाने वाले का खौफ ज्यादा थे कि वो बिहार से पलायन करना ही बेहतर समझे। यह बात भी उठना चाहिए। मेरा अपना एक मानना है, चूंकि देखिए मैं यूपी को, बिहार को, बंगाल को, मतलब एक हिस्से को अपना नहीं मानता।
मैं तो समस्त भारतवर्ष को अपना मानता हूं। मैं कहता हूं कि बेहतरी पूरे भारतवर्ष की होनी चाहिए। वो अलग बात है कि लोग अपने लोकल राजनीति में कोई कहेगा कि भाई अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी जानना है, बंगाल में रहना है तो बंगाली जानना है, वो उनका मामला है। मेरा मामला है कि मैं भारत का हूं और हर भारत के हर क्षेत्र का बेहतरी हो। और ये तब होगा जब एक कार्य योजना बनेगी कि कौन सी चीज कहां पर हो। अब जैसे मैं बलिया का हूं, मैं कहूंगा कि मैं सेव उगाऊंगा तो सेव नहीं होगा, क्योंकि माहौल और वातावरण जो है वो कश्मीर और हिमाचल में शूट करता है, बलिया में नहीं हो सकता। उसी तरह से आप सियाचिन में मक्का उगाइएगा तो नहीं होगा, मक्का हमारे यहाँ शूट करता है। उसी तरह से एक तो पहले बिहार के नेता लोग विशेषज्ञों की राय लें कि भाई कल कारखाना या कोई भी रोजगार परक योजना क्या बिहार में चले। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बिहार में बंजर भूमि नहीं है, कृषि योग्य बड़ी उपजाऊ भूमि है। और ये बक्सर उक्सर ये जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि सीता जी के आंचल से धान गिर गया था, वो धान का कटोरी कहा जाता है। तो इतने उपजाऊ भूमि को काट करके औद्योगिक भूमि के रूप में डेवलप करना, कृषि को बर्बाद करना है। और 150 करोड़ वाले आबादी में अनाज बड़ा जरूरी है। यह भी भविष्य की योजना सोचनी पड़ेगी। यह न है कि उतावलेपन में हम धान के कटोरी में तेजाब का फैक्ट्री लगा देते, यहाँ पर तेजाब बनेगी, देखिए हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अब बिहार से झारखंड अलग हो जाने के बाद कोई बंजर भूमि, कोई कोयलरी इलाका जैसा कुछ रहा नहीं है। अब इन भूमियों में क्या हो जिससे रोजगार परक हो। और असली मामला तो आमदनी के स्रोत से है। कोई जरूर है कि आप 8 घंटे 12 घंटे कंपनी में हड्डी लड़ा करके काम करेंगे तभी होगा। नहीं, आप घर में बैठ करके कंप्यूटर भी चला सकते हैं। आजकल तो वाईफाई का जमाना है और वर्क फ्रॉम होम करीब करीब सभी का हो रहा है। अब तो जो लोग सॉफ्टवेयर में नहीं काम करते वो भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कई टेली मार्केटिंग कंपनियां आ गई, अब तो कई फ्रॉड भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ये जो साइबर अपराधी का काम करते हैं। तो इन सब पर विचार हो। क्योंकि मैं जितनी कम समय है, मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं जो बिहार को देख रहा हूँ, क्योंकि बिहार में ननिहाल है, ससुराल है, और मैं बिहार को बढ़िया से देख चल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार में नदियां बहुत पवित्र हैं। तो कोई पानी से संबंधित उद्योग हो, मछली पालन हो, या कोई ऐसी चीज जो पानी में उगाई जाए, जो पानी से उत्पन्न हो रहा हो, या कोई ऐसी चीज हो जिससे पानी का इस्तेमाल हो, पानी के खपत से हो जाए और कृषि भूमि खराब ना हो। कृषि भूमि पर कोई ऐसा फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगे। क्योंकि देखा जाता है, टीवी में आप सुनते होंगे कि किसान के खेत में चोरों ने धावा बोला, आलू फेंक दिया, बोरा ले गए। क्योंकि उस वक्त बोरा कीमती था और आलू सस्ता था। और दिल्ली में हमें पता चलता है कि 50 रुपए में 2 किलो मिल रहा है, और हमारे गांव में लोग आलू बाहर फेंक के आ रहे हैं। नासिक में प्याज सड़क पर फेंक दे रहे हैं, यहाँ 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो है। क्योंकि प्याज ने अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिरा दिया था। उस वक्त भी नासिक में प्याज 2 रुपये में मिल रहा था। तो यह सब चीजें सरकारों को करनी होती है। ये राकेश परमार के बस की बात नहीं, क्योंकि उसका सोर्स नहीं है या उसके पास स्रोत नहीं है करने का। तो नेतागण कम्युनिकेट करके, एक दूसरे से साझेदारी करके कि भाई अगर नासिक में प्याज सस्ता है तो उसको किसी भी आसान माध्यम से बलिया में पहुंचाया जाए, ताकि बलिया को सस्ता प्याज मिले और नासिक के किसान को ठीक ठाक दाम मिले। हालांकि आजकल एक्सप्रेसवे और NH बन जाने से आवागमन का सुविधा इतना आसान हो गया है कि अब नासिक से प्याज 18 से 20 घंटे में हमारे बलिया में आ सकता है। क्योंकि अब सड़कें इतनी शानदार हो गई है, और अब आजकल गाड़ियां भी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी की आ रही हैं, जो 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा लगातार चल सकती हैं। और ड्राइवर भी 5 घंटे बाद आराम करेगा, इंजन भी आराम कर लेगा। मतलब इस तरह के एक्सप्रेसवे से व्यवस्था हो गई है। तो नेताओं को यह जरूर विचार करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि देखिए भाई, यहाँ पर तो कोई बड़ी मारुति की कंपनी लग नहीं सकती। क्योंकि एक मारुति की कंपनी लगने का मतलब कि कई 100 एकड़ कृषि भूमि को बर्बाद करना। और कृषि भूमि का बर्बाद करने का मतलब है कि 150 करोड़ लोगों के पेट पर लात मारना। क्योंकि भोजन कैसे करेंगे? अनाज भी तो हमको चाहिए, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमको कौन अनाज देगा? दुनिया में धरती ऐसा कौन सी है जो हमारा पालन पोषण साल भर भी कर ले? नहीं कर पाएगी, तो हम ही को करना है। तो कृषि भूमि को बर्बाद करके करना ठीक नहीं है। तो फिर किसानों की हालत सुधार की व्यवस्था की जाए। राजनीतिक सुधार नहीं, रियल सुधार। किसानों के फसलों की कोई व्यवस्था की जाए। किसानों को यह प्रोत्साहित किया जाए कि वो कोई जैविक खेती करे, कोई सब्जी वाला खेती करे,
मैं एक मित्र के यहाँ गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में उपजाऊ जमीन नहीं है। दिल्ली में मैं गया, हमारे एक मित्र हैं, बोले आओ परिवार तुमको फार्म हाउस पे लेके चलते हैं। तो मेरे दिमाग में फार्म हाउस का मतलब है कि वो अयासी कार्ड डाल, मैं बोला सर मैं फार्म हाउस पर नहीं जाता। अरे आओ ना यार, तुम जो पहले प्री माइंडेड हो जाते हो। तो मैं उनके फार्म हाउस पर गया, तो अब मुझे अंदाज नहीं है कि 30 एकड़ में था कि 40 एकड़ में था, बहुत बड़ा दूर में फैला था। उन्होंने फूल की खेती कर रखी थी और एक घर में बीच में 3-4 कमरे का 2 मंजिला घर बनाया था, एकदम बड़ा शानदार तरीके का, जो फार्म हाउस में बनता है, और बाकी खाली प्लॉट होती है। कहे कि परमार फूलों के खुशबू से मैं रात में या दिन में जो है आता हूँ तो दिन भर गमकता रहता है वातावरण। गाय है यहाँ पर, भैंस है, और उन्हीं में जो इस्तेमाल होने वाला पानी है उन सबको खेतों में डाल देते हैं और फूल की खेती होती है। ट्रक यहाँ पर लग जाता है, मंडी में फूल चला जाता है। मेरा जो फैक्ट्री से पैसा आता है उससे कई गुना ज्यादा इन फूलों से पैसा आता है। तो हमारे गांव के किसानों को भी टेंड किया जाए कि आप तिलहन बोएं, दलहन बोएं, आप मछली पालन करें, आप सब्जी की खेती करें, और साथ में गेहूं, चना और मक्के की भी खेती करें, क्योंकि अनाज की भी तो जरूरत है। आजकल मक्का, चना और कई तरह की खेती का बड़ा इस्तेमाल है। जैसे सब हम लोग रहते हैं, ओट्स खाते हैं। अब गांव में ओट्स में खाता तो मेरा ब्याह नहीं होता, कहते यार चोकर खा रहा है। लेकिन आजकल ओट्स खा रहे हैं। हम दलिया खाते हैं नाश्ते में, 2 दिन दलिया होता है, 2 दिन ओट्स होता है, 2 दिन और कुछ होता है। अब दलिया गेहूं का भात बोलते हैं, मतलब गेहूं का दर। हमारा जो स्पेशल गांव है वहां पर गेहूं ही होती है, चावल नहीं होता है। तो जो लोग बड़े गरीब होते हैं, जो चावल खरीदने की स्थिति में नहीं होते, वो गेहूं का भात बना लेते हैं। अब हमारे ईश्वर का आशीर्वाद से मेरी स्थिति खराब नहीं कि मैं चावल नहीं खरीद सकता, लेकिन दलिया अब यहाँ पता चला कि बड़ा प्रोटीन युक्त है और बड़ा पौष्टिक वाला है, तो हम दलिया खा रहे हैं। वही गांव में गेहूं का बात नहीं खाते। ये गांव के लोगों को ट्रेंड करना है कि शहरों में जिनके पास बहुत समृद्धि है वो ही दलिया को खाते हैं। आप दलिया खाने में शर्माइए मत। मकई को कार्न फ्लेक्स कह देने से उसमें वो आ जाती है, और मकई का भूंजा और मकई का चना कह देने पर, मकई का वो कह देने पर शिकायत आ जाती है। यह मानसिकता हटवाइए और कुछ ऐसा व्यवस्था करिए जिससे पलायन ना हो। टीवी में भाषणबाजी करके लोगों को थोड़ी देर के लिए गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा नहीं दे सकते। तो सुविधा की राजनीति करिए, दुविधा की नहीं। और बिहार के लोगों के लिए राजनीति करिए, खुद के लिए नहीं। बिहार सुधरेगा तो आप भी सुधरेंगे। गुजरात में आज कुछ हुआ है तभी तो वहां पर अनवरत सरकार काम कर रही है और लोगों में इनकम्बेंसी नहीं आ रहा है। और आपको भी डर है कि मैं सरकार में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। और दोनों लोग डरे हुए हैं। भाजपा गठबंधन भी डरी हुई है। अनाप शनाप फ्री की योजनाएं लागू करने की कमिटमेंट कर रही है, जो कि होने वाला नहीं है। और बदले में महागठबंधन भी ऐसी योजना की बात कर रही है जो संभव ही नहीं है कि जमीन पर उतारा जा सके। रोजगार की बात करें, उतनी ना तो रोजगार है और ना ही पैसा है। तो यह सब आपको इसलिए करना पड़ रहा है कि आप असल काम जो हो सकता है वो ना कर रहे हैं, ना करना चाह रहे हैं। तो करिए वही जो कर सकें, और चर्चा वही का करिए जो हो सके। अनाप शनाप योजना करके बिहार और बिहार को बर्बाद ना करिए। हमारा निवेदन यही है, चुनाव लड़िए, युद्ध ना लड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको साथ प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और मेरा भारत महान।